स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के सामने आज मैथ के दो सवालों को लेकर आया हूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। हमारा पहला सवाल है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इस सवाल को विस्तार से पहले समझिए, उसके बाद हम इसे सोल्व भी करेंगे। पहले सवाल को अच्छे से समझिए। हमारा जो सवाल कह रहा है वह कह रहा है कि 0 और 50 के बीच कौन सी संख्या? तो विषम संख्या। अब सवाल ये उठता है कि विषम संख्या होता क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है। कोई भी ऐसी संख्या, मान लीजिए कि हम कोई संख्या ले लेते हैं जिसका नाम है 15, इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 2 सता 14 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर शेष 1। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग देंगे और एक शेष बचता है वह है आपका विषम संख्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है वह आपके कौन सी विषम संख्या का है? तो 0 से लेकर के 50 के बीच में। अच्छा, क्या 0 कोई विषम संख्या होती है? जी नहीं, 0 विषम संख्या नहीं है, 0 सम संख्या है। 0 के बाद कौन सी संख्या होती है? तो 0 के बाद संख्या होती है 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका 0 और 50 के बीच विषम संख्या होगा, पहला वह होगा आपका 1। और दूसरा विषम संख्या क्या होगा? तो इसमें आप 2 ऐड कीजिए यानी 3 होगा आपका दूसरा विषम संख्या। तीसरा आपका क्या होगा? तो आपका 5 होगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा 2-2 ऐड करते हुए, और यह कहां तक जाएगा? आगे तक जाते रहेगा। ठीक है, और हमको 50 के अंदर तक ही रहना है। तो 50 के अंदर तक रहने के लिए कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा अंतिम विषम संख्या होगा 50 के अंदर का, वह होगा आपका 49। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया कि 0 और 50 के बीच कौन कौन सा विषम संख्या होगा। ठीक है ना, हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि एक, यानी कहने का मतलब 0 और 50 से बीच का जो विषम संख्या हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब इन सभी विषम संख्याओं को जोड़ना है और जोड़कर बताना है कि इन सारे विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको जोड़िए ऐसे, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25। इस तरह से आप आगे जोड़ते जाइए। 9 में 25 में फिर 11 जोड़िए, 11 में 13 जोड़िए, 13 में 15 जोड़िए, 15 में 17 जोड़िए। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका जो हम आपको आज बताएंगे उसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तरीका हमने बताया अभी एक जोड़ने वाला, इस तरीके से अगर हम जोड़ते रहेंगे तो हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए और सही से जुड़ भी नहीं पाए और समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ये कोई तरीका ही नहीं है जोड़ने का। जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए जो हम अभी बताएंगे, और उसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है ना, तो एक तो तरीका हमने यहाँ पर देखा और दूसरा तरीका क्या है उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन चूंकि हमने लिया है किससे? तो ये क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी से। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया है वह लिया गया है समांतर श्रेणी से। और कोई भी समांतर श्रेणी का प्रश्न होता है उसको हम कैसे हल करते हैं? तो उसको हल करने के लिए एक तरीका क्या है कि अगर इसमें हमको पहला पद दे दिया और अंतिम पद दे दिया तो इन सभी को हम बता सकते हैं कि इन सभी का योग कितना होगा। ठीक है ना, अब चूंकि यहां पर हमको योग कहा है तो हम यहां कॉमा की जगह कॉमा नहीं लिख करके क्या लिख सकते हैं? प्लस। यहां भी क्या लिख सकते हैं? प्लस। यहां भी क्या लिख सकते हैं? प्लस। यहां भी क्या लिख सकते हैं? प्लस। यहां प्लस 49 कर दिए। ठीक है ना, अब इस तरह से हमने इतना कर लिया। अब देखते हैं सॉल्यूशन में क्या करना है। देखिए, जो हमारा पहला पद होता है, पहला पद समांतर श्रेणी का होता है, हम उसको ए द्वारा डिनोट करते हैं, यानी ए बराबर यहां पर होगी आपका 1। और इसमें हमको एक डी का मान पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और डी का मान कैसे निकलता है? तो ये हो गया आपका पहला पद और ये हो गया आपका दूसरा पद। यानी दूसरा पद में से पहला पद को आप अगर घटाते हैं तो ये निकलता है आपका डी का मान। इस तरह से आपका डी का मान कितना हो गया? तो डी का मान निकल गया 2। और आपका अंतिम पद कितना है? अंतिम पद को हम टीएन बोलते हैं। टीएन बराबर आपका हो गया 49। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमको ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया और टीएन का मान पता चल गया। और हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है संख्याओं का योग। लेकिन संख्याओं का योग निकालने के लिए सबसे पहले हमको एन का मान पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन लगाएंगे हम? तो अगर हमें टी एन निकालना है, अगर हमें टी एन निकालना है तो बराबर में इसका फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और एक होता है एस एन का फॉर्मूला। टी एन बराबर होता है अंतिम पद, टी एन बराबर होता है अंतिम पद, और एस एन बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग। और एस एन का जो आपका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस
n-1 इंटू में d, ये होता है आपका Sn का फॉर्मूला। अब हमने क्या बताया यहाँ पर कि जो Tn होता है, अगर Tn का फॉर्मूला आप लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अंतिम पद क्या है, और Sn का फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुल पदों का योग कितना है, और हमें पदों का योग ही पता करना है। तो पदों का योग पता करने के लिए क्या चाहिए, n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो a और d का मान पता है हमें, n का मान पता नहीं, तो हम पहले n का मान निकालेंगे। लेकिन n का मान कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चूंकि हमें Tn का मान यहाँ दिया हुआ है, a की जगह पर हम 1 रखेंगे और d की जगह 2 रखेंगे, इस तरह से हमें a का मान पता चल जाएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, यहाँ पर Tn बराबर लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, अब a के स्थान पर क्या लिखते हैं, हम 1 लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर 1 दिए हुआ है प्लस में। n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, तो n-1 लिख दिए, इंटू में d के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2। अब यहाँ देखिए Tn का मान आपको दिए हुआ है 49, तो हम 49 लिख दिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ 49 है, इधर 1 है, 49 में से इधर 1 जाएगा तो घट करके यहाँ हो जाएगा 48, और यहाँ बरोबर में 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 48, और इधर क्या बच जाएगा आपका n-1, और इंटू में आपका जो है 2 वह रह जाएगा। अब यहाँ गुना में 2 है, इस गुना में वाले 2 को हम क्या भाग में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस भाग में हम कर दिए तो यहाँ से 2 खत्म हो गया और यहाँ बच गया आपका 24। इस तरह से यहाँ पर आपका बचा 24 बराबर n-1। ठीक है ना, अब इस तरह से यहाँ पर आपका 24 है, इधर माइनस में 1 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 1 और बराबर में n। इस तरह से आपका n बराबर हो गया 24 और 1 25। अब हमें n का मान निकालना था, n का मान पता चल गया। पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn, तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए Sn बराबर होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। इस तरह से हमने लगा दिया। अब यहाँ पर हमें Sn का मान निकालना है, तो Sn का मान तो हमें दिया नहीं है, लेकिन n का मान पता चल गया 25। तो इस तरह से हम यहाँ 25 लिख देते हैं, और यहाँ भी लिखेंगे 25/2 इंटू में 2 गुने a का स्थान पर 1 रखेंगे, प्लस में n के स्थान पर रखेंगे 25 माइनस में 1 इंटू d के स्थान पर 2 रखेंगे। ठीक है ना, अब इस तरह से यहाँ पर आपका 25/2 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में 25 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा आपका 24। ठीक है ना, यहाँ पर 24 बचेगा, और यहाँ गुना में 2 है तो गुना में 2 लिख दिए। ठीक है ना, अब इस तरह से आपका 25/2 यहाँ पर बचेगा, गुणा 24 दूना 48, और 48 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50, और इस तरह से इसको अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 25 बार में, और 25 में 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625। यही होगा आपका आंसर। और इस तरह से हमने क्या देखा कि यदि हम 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 से लेकर 49 तक के सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको 625 आएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेटर लेकर के इस तरह से चेक कर सकते हैं। 625 बनाने का क्या तरीका हमने देखा कि सबसे पहले हमें जब भी योग निकालने के लिए कहे, चाहे वह विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, यहाँ विषम संख्या कहा तो हम 1 से लिए, अगर यहाँ सम संख्या कहता तो हम 2 से लेते। ठीक है ना, और इसी तरह से हम लिखते हैं, शुरुआती वाला अंक लेते हैं, अंतिम वाला अंक लेते हैं, और सबसे पहले हम n का मान निकालते हैं। क्योंकि n का मान जब तक पता नहीं होगा तब तक हमें पदों का योग निकालने में आसानी नहीं होगी। इस तरह से हमने इसको रख करके Sn का मान यानी पदों का योग निकाल लिया, और हमारा पहला प्रश्न हो गया है कंप्लीट। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसा ज्ञात करें। पहले समझिए इस क्वेश्चन को। क्या आपको पता है कि ये जो प्रश्न हमने दूसरा यहाँ पर लिया है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। कई बार मत कहिए, इसको कहिए, यूँ कहिए कि ये हर साल एग्जाम में आपके आता है, मैट्रिक के एग्जाम में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर फोकस करना अनिवार्य है। और हम देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझिए कि मौसा का मतलब क्या होता है। तो मौसा का मतलब होता है HCF, और आपने HCF निकालना बचपन में सीखा होगा। कैसे सीखा होगा, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम आपको कहें कि यहाँ लिखा हुआ है 18 और यहाँ लिखा हुआ है 55, इसका मौसा ज्ञात करिए, तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर लगाइएगा आप 18 या 54। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा 1, इसको आप घेरिएगा, ऊपर से 18 उतारिएगा, 18 बार में लग जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से ये हो जाएगा कट्टम कुट्टुम, और बच जाएगा आपका HCF बराबर 1। इस तरह से आपने पढ़ा होगा बचपन में कि इस तरह से HCF निकलता है। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बच्चा वाला सिस्टम हो गया ना, और इस तरह का एग्जाम में अगर पूछेगा तो कोई भी बना देगा, फिर भारी क्या रह जाएगा। क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम तो बच्चों का एग्जाम है नहीं, वो तो मैट्रिक का एग्जाम है ना। तो मैट्रिक के एग्जाम में कुछ
स्पेशल नहीं पूछेगा तो आपको नंबर कैसे देगा। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का मौसा बनाने का प्रक्रिया होता है, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसको कैसे बनाते हैं इसको समझिए, बिना देरी किए हुए समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है, ठीक है। आपने कभी पढ़ा होगा कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस में r। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये a का मतलब भाज्य हो गया, ये आपका हो गया भाज्य, और ये बराबर का चिन्ह हो गया, तो भाज्य बराबर ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इस तरह से आपने कभी ना कभी ये चीज़ को पढ़ा होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें जो a का मान होता है वह सबसे बड़ा होता है, तो इन दोनों में जो a का मान होगा आपका वह हो जाएगा आपका 867, ठीक है। और जो छोटा मान होता है, दो मान होता है, कभी भी क्वेश्चन में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसम निकालने के लिए कहेगा तो आपको पहला मान देगा a का और दूसरा मान देगा आपको b का। पहला मान a का, दूसरा मान आपको देगा b का। और यहाँ पर b का मान कितना दिया है, तो 255, यानी a का मान आपको दिया 867 और b का मान दे दिया 255। अब यहाँ पर समझना ये है कि आखिर हम इसको एल्गोरिथम विधि किसको कहते हैं। तो एल्गोरिथम विधि का मतलब ही होता है कि ये जो आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ है, ये जो सिस्टम बनाने का तरीका जो बताया, जो भी व्यक्ति ने बताया, उन्हीं का नाम था एल्गोरिथम। यहाँ जो लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरीके से हम बनाएंगे इसको, और इसी तरीके को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझिए इसको कि कैसे बनता है ये। हमने क्या बताया कि आपको दो रहेगा यहाँ पर मान दिया हुआ, जो सबसे बड़ा मान होगा वह आपका a का मान होगा और जो छोटा मान होगा वह आपका b का मान होगा, ठीक है। अब इसको किस तरह से हम फॉलो करेंगे, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर के आधार पर इसको सजाएंगे। तो a बराबर बी क्यू प्लस में r। अब हमने क्या बताया कि a के स्थान पर इसको रखना है 867 को बराबर, b के स्थान पर 255 को रखना है। अच्छा, q के स्थान पर क्या रखेंगे, तो q के स्थान पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 255 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। अगर हम 255 से 867 में भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, अब 255 से 867 में भाग देंगे तो यहाँ पर आपका कितनी बार में लगेगा, 3 बार में। 3 बार में अगर लगाएंगे तो कितना लगेगा, 765 आ जाएगा। घटाइए इसको, 7 में से 5 घटेगा तो 2 होगा, 6 में से 6 घटेगा तो 0, 8 में से 7 घटेगा तो 1। यानी Q के स्थान पर आप क्या रखेंगे, तो Q के स्थान पर ये 3 रखेंगे और जो बच गया आपका 102 वो आ जाएगा R के स्थान पर, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे हम, तो आगे का प्रोसेस जो है आपका यहाँ पर जो अब b के स्थान पर जो आपका मान है, फिर इसको अब यहाँ लिखेंगे, ठीक है। समझना है बात को। अब बराबर में b के स्थान पर जो है वो a के स्थान पर चला गया, फिर b के स्थान पर कौन आएगा, तो जो आपका शेषफल है वो आ जाएगा आपका b के स्थान पर। क्या समझाया हमने कि जो b के स्थान पर है वह a के स्थान पर है, जो r के स्थान पर है वह b के स्थान पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 102 है, यहाँ 255 है। अब क्या करना है हमको, 102 से 255 में भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 204, 4 में से 5 में से 4 घटेगा तो 1, 5 में से 0 घटेगा तो 5 और ये कट जाएगा आपका। यहाँ जो आया हुआ आया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और प्लस में जो आपका शेष बचता है वह प्लस में लिखाता है, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो आपके b के स्थान पर, तो यहाँ पर b के स्थान पर 102 है, ये a के स्थान पर आ जाएगा, यानी 102 यहाँ आ जाएगा, बराबर का चिन्ह देंगे, और जो आपका r के स्थान पर वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पर 51 है, 51 में कितना से गुना करेंगे, 102 आएगा कि 2 से गुना करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 51 में पहले यहाँ भाग दे देते हैं। हम 51 है तो 51 लिख दिए, 102 है तो 102 लिख दिए, ठीक है। और 51 में 102 से भाग दीजिए, 51 में 102 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 102 हो जाएगा, यहाँ पर 102 हो जाएगा और ये पूरी तरह से कट जाएगा। इस तरह से जो आपका शेषफल बचा वह 0 बचा, और जो भागफल बचा आपका वह 2 बचा। तो भागफल के जगह हम 2 लिख दिए और शेषफल के जगह 0 लिख दिए। और आपको पता होना चाहिए एक बात, अगर नहीं पता है तो बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जब भी हम बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम a की जगह पर बड़ा मान रखते हैं, b की जगह छोटा मान रखते हैं और उसको भाग देकर के भागफल यहाँ लिखते हैं, शेषफल यहाँ लिखते हैं। फिर जो आपका b के स्थान पर था उसको a के स्थान पर लिखेंगे, जो r के स्थान पर था उसको b के स्थान पर लिखेंगे।
फिर इसको से इसको भाग देंगे और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर इसको ए के स्थान पर लिखेंगे, इसको बी के स्थान पर लिखेंगे। फिर इसको से इसको भाग देंगे और इसमें इससे भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो यहाँ लिखेंगे, जो शेषफल आएगा वहाँ यहाँ लिखेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि शेषफल आपका 0 आ गया, यानी यहाँ पर 0 आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका प्रश्न हो गया है कंप्लीट। और प्रश्न क्या कंप्लीट हुआ है, तो आपका आ गया है यहाँ पर शेषफल 0, और शेषफल 0 आया मतलब यहाँ पर जो आपका आया 51, यानी HCF बराबर आपका कितना होगा 51, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जैसे हमने बताया वैसे ही आपको भी बनाना है। हम आपको HW के तौर पर एक प्रश्न देते हैं, आप इसको रिवीजन करके देखिएगा, बना करके देखिएगा कि कैसे बनेगा। हमारा प्रश्न है 135 और 225, 135 और 225, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। और इसको आपको बनाना है किसके मदद से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से आपको बनाना है। कैसे बनेगा, तो वही करना है जो हमने बताया कि जो बड़ा मान होगा, बड़ा मान इसमें 225 है तो ए के स्थान पर चला जाएगा, और जो छोटा मान है वो बी के स्थान पर चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इससे इसको भाग देना है, भागफल यहाँ लिखना है, शेषफल यहाँ लिखना है। ये आपको प्रैक्टिस करना है। और यदि यह सवाल आपको समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको इसमें समझने में कोई परेशानी हुई है तो भी आप बता सकते हैं, ताकि हम इससे भी अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।